तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिलोसफी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या ही होगी जब ऐसे लीडर्स ने अपनी फिलोसफी कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी क्या फिलोसफी देगा? कॉन्स्टिट्यूशन कोई इंसान तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कोई आदमी तो है नहीं जो अपनी अलग से कोई फिलोसफी बनाएगा। इन्हीं की फिलोसफी को तोड़ मरोड़ के, इन्हीं की फिलोसफी को आगे पीछे ऊपर नीचे करके कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी बना दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी अगर समझनी है तो हम जाएंगे उसके प्रीएम्बल पर। A value that inspired and guide the freedom struggle form the foundation of the Indian democracy. So हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें दिखाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा जो निचोड़ कह सकते हैं वो हमारे प्रीएम्बल में है, ठीक है। एंड हमारा जो प्रीएम्बल है वो हमें बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, ठीक है। तो जैसा फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि वैल्यू करता है, हमें इंस्पायर करता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इंस्पायर करता है, वैल्यू दैट इंस्पायर करता है, गाइड करता है कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमारा जितना भी फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, हमारी देश की आज़ादी के लिए जितना स्ट्रगल हुआ, उसी की वजह से हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का फाउंडेशन जो है वो रखा गया है। दैट इज़ वाई इट इज द फाउंडेशन फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। दीज वैल्यू आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में एम्बेडेड करी गई हैं, यानी कि डाली गई हैं, लिखी गई हैं, या कुछ भी कह लीजिए आप, लिखी गई हैं, डाली गई हैं। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा जो प्रीएम्बल है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको गाइड करता है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी भी तरीके के फेरबदल होंगे या कोई भी चेंजेस होगा, कुछ भी अमेंड किया जाएगा, तो वो प्रीएम्बल को ध्यान में रख के किया जाएगा कि वो जो हम आर्टिकल्स, किसी भी आर्टिकल में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वो आर्टिकल जो है वो हमारे प्रीएम्बल के ऊपर बेस्ड है। लाइक हमारे प्रीएम्बल में लिखा है इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एक्सप्रेस आवर व्यूज़, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। और हमने बोल दिया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि भाई ऐसा है, इतने साल इतने ये जो वुमेन्स जो हैं उनको बाहर जाने की फ्रीडम नहीं है, लेकिन मेंस को बाहर जाने की फ्रीडम है। तो वो हमारे प्रीएम्बल के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। तो हमारे कोई भी आर्टिकल्स होते हैं, कोई भी चीज़ होती है, तो वो हमारे प्रीएम्बल को रख कर, कोई भी आर्टिकल, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, उसको देख कर रख कर बनाए जाते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यू नोन एज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिगेन होता है विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू। एक शॉर्ट छोटी सी एक स्टेटमेंट है जिसमें सारे के सारे बेसिक वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिखे हैं, जिसको प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अमेरिकन मॉडल। जो आपने प्रीएम्बल, जो हमारा फर्स्ट पेज है प्रीएम्बल का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज है जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं, ये जो प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिकन मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यानी कि अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसी तरीके का प्रीएम्बल है, उस से हमने अमेरिकन मॉडल से जो है हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद अ प्रीएम्बल। सो एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, यानी कि वो वर्ल्ड जो कि अब सारे के सारे कंट्रीज जो हैं वो अब इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो सारी कंट्रीज, जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, उन इंडिपेंडेंट कंट्रीज को कहा गया है यहाँ पर, सारी की सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज को यहाँ कहा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इस मतलब ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, सारी कंट्रीज ने हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्ट होगा, बिगिन होगा, उन्होंने ये चूज किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन होगा विद प्रीएम्बल, ठीक है। हम सब का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिगिन होगा प्रीएम्बल के साथ, ठीक है। तो अमेरिकन मॉडल से ही हमने भी जो है प्रीएम्बल अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो डाला है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, ठीक है। नाउ प्रीएम्बल आ जाते हैं। इट कंटेन द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। प्रीएम्बल कंटेन करता है ऐसी फिलोसफी जिस फिलोसफी के ऊपर पूरा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, लिखा गया है या चेंज किया गया है। इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेलुएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड। इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड टू एग्जामिन। हमारा प्रीएम्बल जो है हमें ये भी प्रोवाइड करता है एग्जामिन करने के लिए कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इवेलुएट कर सकते हैं। एनी लॉ, कोई भी लॉ हम इवेलुएट कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट का एक्शन उसको हम एग्जामिन कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं, टू फाइंड आउट
फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर जो लॉ बनाया गया है, एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी लॉ या गवर्नमेंट का कोई भी जो एक्शन है वो सही है या बुरा है, गुड है या बैड है कंट्री के लिए, कंट्री के सिटीजन्स के लिए। इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, यानी कि आत्मा है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सोल है, आत्मा। आत्मा इसलिए है क्योंकि वो एक, आप ऐसा समझ लो ना कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसका शॉर्ट जो है प्रीएम्बल में पूरा शॉर्ट में बता दिया। हाँ, उसमें जो मेन चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रीएम्बल में लिख के बता दी हैं कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेन चीज़ें हैं, तो इसलिए प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बताया गया है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the constitution, resolved to constitution India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, ठीक है। मतलब हमारा जो कंट्री है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जिस देश के निवासी हैं, हम मतलब पूरी शपथ से जो है हम ये मानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सोवरेन है, सोवरेन यानी फ्री फ्रॉम एनी ऑफ द फॉरेन रूल। सोशलिस्ट है, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में सारे को लोग जो है इक्वल है। सेकुलर है यानी कि सारे रिलीजन्स जो है वो इक्वल है। डेमोक्रेटिक है यानी कि हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं। रिपब्लिक है, रिपब्लिक यानी हेड ऑफ द कंट्री हमारे प्रेसिडेंट है। एंड सिक्योर है टू ऑल इट्स सिटीजन, सारे सिटीजन्स के लिए सिक्योर है। जस्टिस है हमारी कंट्री में, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलता है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स हमें मिलती है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है। ब्रीफ, फेथ एंड वर्शिप, हमें वर्शिप करने की पूरी लिबर्टी है। आज़ादी है जिसे हम कहते हैं। जस्टिस हमारी कंट्री में होता है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस होता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है, अपॉर्चुनिटी है। एंड प्रमोट एमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब हमारी कंट्री में हमें हमारी डिग्निटी मिली हुई है, मतलब हमारे राइट्स हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमारी अपनी खुद की डिग्निटी है, हमारी अपनी खुद की वैल्यू है, हमारी अपनी खुद की रिस्पेक्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे बताया है, इंडिविजुअल एंड द यूनिट and integrity of the nation, individual, dignity of the individual and the unit and the integration of the, in our constituent assembly this 26th day of November 1949 का 26th day नवंबर का 26 नवंबर 1949 में do hereby adopted, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, इनैक्ट हुआ एंड गिव टू आवरसेल्फ दस कॉन्स्टिट्यूशन, और हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया इसको फॉलो करने के लिए और कंट्री को इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनैक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप हुआ, इनैक्ट हुआ किसके थ्रू? पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोगों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज किए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉन अप किया, इनैक्ट किया एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर। और लेकिन मतलब रिप्रेजेंटेटिव हमने चूज किए, ना कि हमने किसी किंग के हाथों में अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, ना किसी आउटसाइडर की कोई पावर जो है हमारे कंट्री में है और उसकी किसी बाहरी पावर के अंदर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सोवरेन है, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ रूल, सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल मैटर, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम पे कोई भी बाहरी पावर जो है हम पे डिक्टेटरशिप लागू नहीं कर सकती है, हम पे अपनी मर्जी नहीं थोप सकती। सोशलिस्ट मैंने आपको बता दिया, सेकुलर बता दिया, सारे ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल द रिलीजन्स आर इक्वली ट्रीटेड, सबको इक्वल राइट है, हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, फॉलो एनी रिलीजन, फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजन बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। नोट द टर्म सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड इन द प्रीएम्बल थ्रू द 42nd। अच्छा, इसमें एक चीज ये नोट करने वाली है, जो सेकुलर और सोशलिस्ट वाला जो पार्ट है, ये टर्म सोशलिस्ट और टर्म सेकुलर, यानी कि सोशलिस्ट और सेकुलर जो टर्म है वो 42 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। 1976 में 42nd अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस जो हमारी कंट्री में होते रहते हैं, अमेंडमेंट, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट हुआ था। 42nd अमेंडमेंट के दौरान 1976 में ही हमारी कंट्री में ये दो वर्ड्स डाले गए, सोशलिस्ट यानी कि सोशलिस्ट शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली, जो भी वेल्थ, जो भी पैसा, जो भी पब्लिक की सारी चीजें, सोसाइटी में सारी चीजें, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज जो भी सोशली जनरेट हो रही हैं इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो भी पैसा सोशली जनरेट हो रहा है, जो भी पैसा लोग जनरेट कर रहे हैं, लोग जो पैसा बना रहे हैं, शुड बी शेयर्ड बाय इक्वली बाय सोशली, ठीक है, बाय सोसाइटी, वो सारा का सारा पैसा जो है सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड, गवर्नमेंट के पास लैंड का ओनरशिप रहेगा, इंडस्ट्री का, टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जिससे कि सोसाइटी में और इकोनॉमिकली जो है लोगों के बीच में जो इनइक्वालिटी पैदा होती है, क्योंकि सोशलिज्म जो टर्म है, सोशलिस्ट, हमने कहाँ से लिया? रशिया से लिया है।
डेमोक्रेटिक मैंने आपको बताया, इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें हम अपने रूलर्स खुद इलेक्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करते हैं। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक रूल, और जो गवर्नमेंट हम चूज करते हैं, जो गवर्नमेंट हमने जो रिप्रेजेंटेटिव हम चूज करते हैं, जो लीडर चूज करते हैं, वो लीडर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग कंट्री को रन कराती है, कंट्री को चलाती है। रिपब्लिक हमारी कंट्री में जो हेड है वो एक पर्सन होता है, और जो कि हेरिडिटरी तो बिल्कुल भी नहीं होता, एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। He is also elected by the leaders of the country and that is president. तो the head of the state is an elected person, और हमारी कंट्री में कौन है वो elected person? वो है हमारे president, ठीक है। जस्टिस मैंने आपको बता दिया, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी रिड्यूस। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑल। गवर्नमेंट जो है सभी सोसाइटी के अंदर जो भी है, जेंडर, मेल, फीमेल, रिलीजन, कास्ट, सबके लिए इक्वली उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी, ठीक है। स्पेशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप, या स्पेशली उन ग्रुप के लिए जो ग्रुप जो है क्या कहते हैं उनको, पॉपुलेशन में कम है, ठीक है, कम्युनिटी उनकी बहुत लो है, लोअर कास्ट पीपल हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए स्पेशली वर्क करेगी। लिबर्टी यानी कि हमें हर चीज़ की आज़ादी है। नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सिटीजन, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किसी भी तरीके के नहीं है। विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, हम अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट इन एक्शन। मैंने आपको बता दिया इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो अब बन के तैयार हो गया है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, उन इंस्टीट्यूशंस को कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। लाइक अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। लाइक हो गया आपका लाइक सुप्रीम जो हमारी पावर है, जो कि सारे जस्टिस और सारी चीज़ें देती हैं, वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। लाइक हमारी सुप्रीम पावर जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ये एक जो है इंस्टीट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपका आता है हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट के बाद आपका आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद फिर लोकल कोर्ट्स भी आते हैं, ठीक है, छोटे जो लोकल जिसे हम कचहरी वगैरह भी कहते हैं, उससे भी छोटे, जो डिस्ट्रिक्ट से भी छोटे जो प्लेसेस होती हैं, टाउन्स होते हैं, वहाँ पर एक लोकल कोर्ट भी होती है, उसे लोकल कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। ये सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिसाइड किया गया है कि फैमिली वेलफेयर के लिए अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, या एजुकेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट है। ये सारी चीज़ें एजुकेशन के लिए काम करेंगी, सब चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ जो है वो डिज़ाइन करी गई है। तो वही चीज़ है कि इंस्टीट्यूशन जो है हमारी कंट्री में किस तरीके से डिज़ाइन किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड फिलॉसफी। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि भाई उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जो फिलॉसफी लीडर्स की, महान कौन है आपके, गांधी और ये नेहरू की जो फिलॉसफी बहुत ज़्यादा जो है कूट कूट के डाली गई है, ठीक है। फिलॉसफीज़ ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में वो फिलॉसफी वो खुद जो है उन फिलॉसफी को फॉलो नहीं करते हैं, और बहुत सारी फिलॉसफी जो है वो इनकी ऐसी है जिससे कई ऐसे लीडर्स जो थे वो इनके क्रिटिक थे, वो इस फिलॉसफी को जो है कह सकते हो इस फिलॉसफी को फॉलो नहीं करते थे, मेयरली उसके बहुत बड़े क्रिटिक थे, नहीं उनकी फिलॉसफी को मानते थे। नहीं, यहाँ कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ एक लिखा हुआ जो है किताब नहीं है कि भाई बस लिख दिया उसको और हो गया, ठीक है। इट इज़ मेनली अबाउट एम्बॉडीइंग दीज वैल्यू इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। सो इन वैल्यूज़ को इंस्टीट्यूशन के अरेंजमेंट के लिए किस तरीके से यूज़ करना है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिखा गया है। यानी कि जो वैल्यूज़ हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दी हैं, उन वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए, उन वैल्यूज़ को सामने रखते हुए हमें जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी कंट्री में, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है, इनको कैसे अरेंज करना है, उन वैल्यूज़ को सामने रखकर हम ये काम करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा काम करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी लॉन्ग, बहुत लॉन्ग है, डिटेल डॉक्यूमेंट, देयरफॉर इट नीड टू बी एम्बेडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेट नेचुरल आपको पता है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट्स इसमें लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखी गई हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि डिटेल में लिखी गई हैं सारी चीज़ें। बहुत लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन देयरफॉर इट नीड टू बी एम्बेडेड। लेकिन इसको भी 2000 बार, तो उसी टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी 2000 टाइम ही इसको चेंज कर दिया। उस टाइम पीरियड से लेकर अब तक न जाने पता नहीं कितनी बार चेंज हुआ होगा, वो रिकॉर्ड में है या नहीं है, नोबडी नोज अबाउट इट, ठीक है। क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेट। हाँ, इसको हम अपडेट करते रहते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जहाँ पर गवर्नमेंट को ये देखना है कि भाई पब्लिक का भला इसमें हो रहा है, साथ ही साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उस पे जो हम नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, जो हम आर्टिकल्स में जो चेंजेस कर रहे हैं, हमारे प्रीएम्बल पर भी जो है वो सारी चीज़ें जो हम नया आर्टिकल बना रहे हैं वो खरी उतरनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे प्रीएम्बल के अगेंस्ट कोई भी चीज़ जो है नहीं जानी चाहिए, तो इसलिए हम इसको कीप इट अपडेट करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि भाई चेंजेस करते रहते हैं, यहीं अगर मैंने आपको पहले ही बताया था, यहीं अगर दूसरी कंट्री जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फेर बदल कर रही है, ठीक है, चेंजेस कर रही है अगर दूसरी कंट्री, तो इन हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या हमारे इंडियंस को भाई क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी की बुक में एक लाइन आपको याद होगी, उसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अब तक चेंजेस किए हैं। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी कंट्री को देखते हुए, अपनी कंट्री के लोगों के हिसाब से उन्होंने चेंजेस किए हैं। आप क्यों कर रहे हो भाई चेंजेस? जैसे कि कहा कि यूके ने पूरा का पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, तो भैया बदल दिया तो अच्छी बात है ना, बदल दिया, उनको ऐसा लग रहा होगा बदलने की ज़रूरत होगी। आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं बदल रहे हो, आपने 2000 टाइम तो उसी टाइम बदल दिया जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, BR अम्बेडकर ने जो है ड्राफ्ट का कॉन्स्टिट्यूशन रखा, तभी आपने 2000 बार उसमें जो है चेंजेस किए, उसमें ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हर लीडर अपनी अपनी कहानी बता रहा है, हर लीडर, खासकर गांधी और नेहरू बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए, गांधी बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए, वल्लभ भाई पटेल बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो आपने नहीं 2000 बार टाइम्स जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल किए, और अब तक फेरबदल आप करते हुए आ रहे हो। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो फेरबदल करती हुई आ रही है, चेंजेस हो रहे हैं उसमें, और आप उसे अपडेट का नाम दे रहे हो। टू कीप इट अपडेट करने के लिए हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो बाकी कंट्रीज भी तो चेंजेस कर रही है भाई, बाकी कंट्री भी तो अपनी कंट्री के लोगों के हिसाब से, अपनी कंट्री की ज़रूरत, अपनी कंट्री के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से वो भी तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करेगी, वो भी तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करती रहेगी, वो भी तो चेंजेस करेगी। और अगर उन्हें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया तो इसमें क्या बुरा है? बुरा क्या है इसमें? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, किसी ने बोला है, किसी टीचर ने, वैलिड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वैलिड है, मतलब हमारा वैलिड है, उनका इनवैलिड है कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर कंट्री, ये जो टीचर आपको ये बता रही है वो महा बेवकूफ़ है, ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है भाई? अमेंडमेंट्स नहीं हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं बाहर कंट्री में वैलिड नहीं है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर वैलिड है तो यहाँ है, और वैलिडिटी की इसमें कोई बात ही नहीं है कि वैलिडिटी है या एक्सपायर हो जाएगा या ये हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बार लॉ बन गया, उसमें चेंजेस तब होते हैं जब गवर्नमेंट को लगता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हर कॉन्स्टिट्यूशन में, हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा आर्टिकल होता है, उसमें ये लिखा हुआ रहता है। आर्टिकल्स तो पढ़े नहीं है इन टीचर्स ने, तो इसलिए अपनी मर्जी से कुछ भी हाँकती रहती है, कुछ भी बताती रहती हैं, बच्चों को कुछ भी पढ़ाएंगी। तो उनके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है कि एक आर्टिकल ऐसा होता है हर कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसमें ये लिखा रहता है कि अगर कुछ वैल्यूज़, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स अगर कंट्री के अगेंस्ट जा रहे हैं, कंट्री की किसी कम्युनिटी को अगर हर्ट कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उस आर्टिकल में लिखी हुई हैं, अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो कंट्री के अगेंस्ट जा रहा है, तो प्रीएम्बल को देखते हुए प्रीएम्बल की सारी बातें कंप्लीट होनी चाहिए। जो नया रूल बने, जो नया आर्टिकल बने, या उस आर्टिकल में अगर चेंजेस करने पड़े। लाइक अब अगर फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, आर्टिकल 370 जो है लगा था जम्मू कश्मीर में, तो जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर को अपने में मिलाने के लिए आर्टिकल 370 लगाया, क्योंकि हरी सिंह जो राजा था जम्मू कश्मीर का, जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा, सारे जो प्रोविंस, जो आपके कौन से थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उन प्रिंसली स्टेट्स को जो है एक देश में मिलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सब राजा अपनी अपनी कहानी कर रहे हैं, हम नहीं मिलेंगे, हम इंडिपेंडेंट नेशन बनाएंगे, इंडिपेंडेंट ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। तो उसको अपनी कंट्री में मिलाने के लिए नेहरू ने आर्टिकल 370 लगाया कश्मीर में, ठीक है। और वो 370 क्या था? 370 के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर को जो है एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के पीपल्स जो थे, वहाँ के लोगों को हमारी कंट्री के लोगों से ज़्यादा प्रिविलेजेस मिली हुई थी। आप लोगों को शायद किसी को भी ये बात नहीं पता होगी, और कोई भी टीचर आपको ये नहीं बताएगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को हमसे ज़्यादा प्रिविलेजेस थी। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो, एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, दो एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी। जो बासमती राइस हम यहाँ पर 100 रुपीज़ केजी लेते हैं या 200 रुपीज़ केजी लेते हैं, प्योर बासमती राइस, वही बासमती राइस जम्मू कश्मीर के लोगों को 2 रुपये या 4 रुपये पर केजी मिलता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कॉस्टली मिलती हैं और उनको जो है सस्ते में मिलती है। ड्राई फ्रूट्स हो गए, एप्पल्स हो गए, जो कि वहाँ ग्रो होता है। हम एप्पल खाते हैं यहाँ 200 रुपये किलो, और वो जो है बहुत सस्ता खाते हैं 10 रुपये या 20 रुपये किलो। क्यों?
किस लिए? व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन सेज एवरीबडी इज इक्वल, जब वो प्रिंसली स्टेट जब हमारी कंट्री में मिल चुका था, तो अगर आपने स्पेशल राज्य का दर्जा दिया भी था, तो थोड़े दिन के बाद अगर वो आप स्पेशल राज्य का दर्जा अगर हटा भी देते, तब भी प्रीएम्बल में किसी तरीके की कोई आहत होती ही नहीं। इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एवरीबडी इज इक्वल, एवरी स्टेट पीपल आर इक्वल, तो क्यों उनको स्पेशल प्रेफरेंस दी गई? जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पेशल प्रेफरेंस दी गई थी। नो टीचर विल टेल यू कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आर्टिकल 370 और 35A, जो आर्टिकल दूसरा था आपका 35A, इस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती थी। एक एग्जाम्पल और, जम्मू कश्मीर की लड़कियां पाकिस्तान में शादी कर सकती थी, ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर की लड़कियां हिंदुस्तान के किसी लड़के से शादी नहीं कर सकती थी। ये वहां पर था। जम्मू कश्मीर की लड़की किसी पाकिस्तान के लड़के से शादी कर सकती थी, पाकिस्तान का लड़का जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान की कोई लड़की जम्मू कश्मीर नहीं आएगी, लड़का शादी कर सकता है। और ना ही जम्मू कश्मीर की लड़की किसी इधर से इंडियन, इस तरफ वाले इंडियन से शादी नहीं कर सकती। पाकिस्तान के से लड़के से कर सकती है, लेकिन इंडियन लड़के से नहीं कर सकती। ये वहाँ का जो आर्टिकल 370 का जो स्पेशल राज्य का जो दर्जा था ना, वो ये सारी चीज़ें थी। नो टीचर विल टेल यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अब क्योंकि ये न्यू गवर्नमेंट आई, अब चाहे आप इसे बीजेपी की गवर्नमेंट बोल लो, चाहे आप इसे मोदी की गवर्नमेंट बोल लो, जो भी था, जो न्यू गवर्नमेंट आई उसने आर्टिकल 370 और 35A दोनों हटा दिया, दोनों आर्टिकल्स हटा दिए। अब ना उन्हें स्पेशल राज्य का दर्जा है, ना 35A आर्टिकल है। अब उनको वही सारी चीज़ वही सेम दाम में मिल रही है जो हमारे में थी। और जब तक ये आर्टिकल लगा रहा, तब तक वहाँ पाकिस्तानी टेररिस्ट गतिविधियां बहुत थी, लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, लोगों को मार दिया जाता था, टूरिज्म हमारा एकदम बर्बाद हो चुका था। टूरिज्म जम्मू कश्मीर से टूरिज्म से सबसे ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट को फ़ायदा होता था, सबसे ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट को पैसा आता था। वो टूरिज्म पूरा बर्बाद रहा, इतने सारे पूरे 60-70 दशकों में पूरा टूरिज्म बर्बाद हुआ, लोग बहुत मारे गए, और साथ ही साथ लोग मारे क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत होती थी। हमेशा वहाँ पर इंडियन आर्मी लगी रही थी, बहुत जवानों ने अपनी शहादत दी है जम्मू कश्मीर में। जो आर्टिकल 370 और 35A लगा हुआ था, उसकी वजह से हमारे इंडियन आर्मी के बहुत सारे जवानों ने अपनी जान दी है, शहादत दी है, बहुत सारे जवानों ने। कश्मीर के टाइम पे, कश्मीर में स्पेशल राज्य का दर्जा दिया, उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू और फिलॉसफी कहाँ चले गए थे? मेरा तो ये एक क्वेश्चन है आज के बच्चों से, जब कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों दिया? इक्वल है ना कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? एवरीबडी इज इक्वल वेदर ही और शी बिलोंग्स फ्रॉम एनी स्टेट, एनी रिलीजन, कास्ट, ठीक है, कलर, किसी भी कास्ट के हो, स्टेट के हो, रिलीजन हो, कुछ भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एवरीबडी इज इक्वल। तो जम्मू कश्मीर के मामले में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की इक्वालिटी वाली चीज़ें कहाँ चली गई थी? ठीक है, जम्मू कश्मीर के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ये इक्वल राज्य का दर्जा, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर के मामले में कहाँ चली गई थी? ये चीज़ कहाँ प्रूफ हो रही है कि जो स्टेटमेंट में जो वैल्यूज़ और जो है फिलॉसफी जो आपकी लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो वैल्यूज़ जो फिलॉसफी लिखी हुई हैं, वो सिर्फ लिखने के लिए ही नहीं है, उसको जो है उन वैल्यूज़ को, दीज वैल्यूज़ इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, उनको मेनली इनको एम्बॉयडिंग भी किया जाता है, इनको फॉलो भी किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर के टाइम पे क्यों नहीं फॉलो हुआ ये इक्वालिटी वाली वैल्यूज़, ये फिलॉसफी? Constitutional amendment, Indian constitution maker felt that it has been to be accordance with the people's aspiration and changes in the society. They did not see it as a sacred, static and unalterable law, so they made provisions to incorporate changes from time to time. So कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स बहुत बार हुए हैं, जैसे कि आपको प्रीवियसली भी बता चुका है। तो जो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, यानी कि जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने ये देखा कि कई ऐसी चीज़ें थी जो हमारे पीपल के अकॉर्डेंस में, विद पीपल्स एस्पिरेशन के अकॉर्डेंस में नहीं जा रही हैं। चेंजेस इन द सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग में कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे आर्टिकल्स जो हैं वो नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए दे डिड नॉट सी इट एज अ सेक्रेड, और लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ सेक्रेड, स्टैटिक और अनअल्टरेबल लॉ की तरीके से नहीं देख रहे हैं। सो दे मेड प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसलिए सोसाइटी को देखते हुए, लोगों को देखते हुए, कंट्री में डेवलपमेंट को देखते हुए, बहुत सारी चेंजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड को चेंजेस को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये एक आर्टिकल डाला गया है जिसके अकॉर्डिंग हम
कोई आर्टिकल अगर अगेंस्ट जाता है या कोई आर्टिकल किसी कम्युनिटी को, लोगों को, किसी को हर्ट करता है, कुछ करता है, तो उसमें हम टाइम रहते रहते उसको टाइम टू टाइम इसमें जैसे लिखा है फ्रॉम टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। अच्छा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में, जैसे यहाँ पर ये बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज, यानी कि लीगल लैंग्वेज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा प्रावधान नहीं है जो इलीगल वे में जाए, मतलब इलीगल वे में कोई ऐसी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इलीगल यानी कि जो कानून के खिलाफ होता है, ठीक है, कानून, लॉ, ठीक है, जो लॉ हैं, जो लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं, जो लॉ हमारी डेमोक्रेटिक इंडिया में फॉलो होते हैं, तो ऐसे कोई लॉ नहीं है, ऐसे सॉरी इस तरीके के कोई लॉ नहीं है। और साथ ही साथ उसी लीगल लैंग्वेज में, यानी कि एक होता है इलीगल, दूसरा होता है लीगल, यानी कि कानून के दायरे में रहते हुए, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, या और इन सिंपल और वर्ड की लॉ के अकॉर्डिंग जो है, लॉ की लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स क्या है? इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में, ठीक है, अलग अलग हमारी कंट्री में डिपार्टमेंट्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि लाइक फॉर एग्जांपल हमारे जो बड़े बड़े सुप्रीम पावर है वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है हमारा हाई कोर्ट, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो कि लीगल वे में काम करते हैं। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री, यानी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें बताता है कि किस तरह से हमारे जो लीडर्स हैं वो चुने जाएंगे, किस तरीके से हमें अपने लीडर्स को चूज करना है, एंड वो जो इलेक्टेड लीडर हैं वो किस तरह से कंट्री को गवर्न करेंगे, ठीक है। सो चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री, इट डिफाइन हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन। साथ ही साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिफाइन करता है किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए, किस तरीके से जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनके पास जो पावर है वो किस तरीके से कोई भी डिसीजन लेने के कैपेबल हैं। Put limits to what government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated. Put limits to what the government can do, यानी कि गवर्नमेंट की पार्ट्स को लिमिट भी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे लीडर्स नहीं, हमारे आज के टाइम पे पॉलिटिशियंस बोला जाता है, ठीक है, जो हमारे पॉलिटिशियंस है या हमारी गवर्नमेंट है या हमारे मिनिस्टर्स हैं, ये भी बोल सकते हो आप, तो मिनिस्टर्स जो हैं वो मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं। तो गवर्नमेंट की पावर को भी लिमिट दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि भाई इतने इस हद तक कोई भी मिनिस्टर अपनी पावर इस हद तक यूज़ कर सकता है, दी हुई है। अगेन मैं ये कह रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या, जो आपकी बुक्स, क्या कोई भी बुक आप उठा के देख लो, या कोई भी बुक, स्पेशली सोशल स्टडी इज़ अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट जहाँ पर बुक्स में कई चीज़ें कुछ लिखी होती है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं, या प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट की लिमिट्स को गवर्नमेंट की पावर्स को जो है लिमिट कर रखा है, गवर्नमेंट्स या मिनिस्टर की पावर को लिमिट कर रखा है बाय प्रोवाइडिंग सम राइट टू द सिटीजन। कैसे लिमिट कर रखा है कि कुछ राइट्स जो है वो इंडियन सिटीजन यानी हमको कुछ राइट्स दिए हैं, यानी कि कुछ पावर इंडियन सिटीजन्स को दिए हैं, यानी कि हमको कुछ पावर्स दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। और वो क्या है पावर, यानी अगर आप यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देखो तो अकॉर्डिंग टू दैट एग्जांपल कि अगर भाई कोई मिनिस्टर्स अगर या हमारी गवर्नमेंट में जो भी मिनिस्टर्स हैं अगर वो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं या सिटीजन्स के बातों पे या सिटीजन्स के दिल में जो है खरे नहीं उतर पा रहे हैं, सिटीजन्स की आंखों में खरे नहीं उतर पा रहे हैं, तो सिटीजन्स क्या करेंगे भाई, सरकार बनाई, गवर्नमेंट बनाई, 5 साल तक गवर्नमेंट ने वर्क किया। अब 5 साल तक वर्क किया, लेकिन उस काम के दौरान जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कई ऐसी चीज़ें जो है जनता के खिलाफ करी, सिटीजन्स के अगेंस्ट करी, जनता के अगेंस्ट में कई ऐसे काम किए, जनता को नहीं पसंद आ रहा है गवर्नमेंट का काम, तो जनता ने क्या किया, उठा के 5 साल के बाद दूसरी सरकार लेकर आ गए, लो अब आप कर लो मिनिस्टर्स, अब आपका काम कर लो, अब आप कर लो घोटाले। लेकिन ये भी होता है कि एक बार जो मिनिस्टर बन गया, वो समझिए आप मिनिस्टर बन गया, उसको गवर्नमेंट से पैसा मिलता रहता है अपने एरिया से, अगर वो जीते या ना जीते, अगर एक इलेक्शन में जीत गया, दूसरे इलेक्शन में अगर वो नहीं भी जीता, तभी गवर्नमेंट जो है उसको पैसा देती रहती है, उस एरिया का वो विधायक कहलाता है। डेमोक्रेसी के कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमें ये सारे कुछ राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी लीगल बातें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो लिखी हुई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में या हमारे देश को डेमोक्रेटिक बनाने में कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ का बहुत बड़ा जो है
योगदान था, कंट्रीब्यूशन था या नहीं था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका ही नाम सबसे पहले आता है, बल्कि इन्होंने कोई खासा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, लेकिन उस समय इनके निगरानी में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, तो बट ऑब्वियसली बात है कि इनका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में घुसाना ही घुसाना है, ठीक है, क्योंकि उस समय भी कहने को हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक थी। मैं फिर अगेन आप लोगों से बोलूँगी, कहने को हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक थी, लेकिन ये कुछ ऐसे लीडर्स थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कुछ ऐसे लीडर्स थे, उसमें गांधी भी थे, जो कि जिनके अंडर में पूरी डेमोक्रेसी जो थी वो डोमिनेट करते थे, ये डेमोक्रेसी को डोमिनेट करते थे। बस इतना ही हो पाया कि ये डिक्टेटरशिप नहीं चला पाए या ये मोनार्की नहीं रन कर पाए, इसी लेकर आए, डेमोक्रेटिक बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी कंट्री, इंडिया के अलावा भी और ऐसी कंट्री है, उसमें इंडिया भी है, जिसमें बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, आज भी हमारी कंट्री में ऐसा होता है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनके पास बहुत करोड़ ऑफ रुपीज़ में जो है पैसा है, बहुत रिच हैं लीडर्स, आज भी हमारी कंट्री में बहुत ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो कि आराम से ऐश से एक बार अगर वो पॉलिटिक्स में आ गए तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसा जो है मिलता रहता है। तो उन्हीं में से कुछ ये एक लीडर थे जो कि नेहरू और जो कि गांधी, ठीक है, ये दो ऐसे लीडर थे जिन्होंने काम कुछ नहीं किया, लेकिन बिना काम के थोड़ा बहुत काम करके ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। बॉर्न थे ये उत्तर प्रदेश में, प्राइम मिनिस्टर रहे, इंटरिम गवर्नमेंट के, लॉयर थे, कांग्रेस के लीडर थे, एडवोकेट सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और एंटी इंपीरियलिज्म के लिए इन्होंने जो है एडवोकेसी करी। कुछ भी देश के लिए नहीं किया नेहरू ने, सिर्फ अंग्रेजों के साथ मिल के, बल्कि देश को और बर्बाद करने की कोशिश इसने करी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है, लॉयर है तो इसको सारे दांव पेच, सारी चीज़ें, सब कुछ जो है पता थी इसको। राजेंद्र प्रसाद बिहार थे, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, लॉयर थे, नोन फॉर हिज रोल। चंपारण सत्याग्रह में इनका, राजेंद्र प्रसाद का पार्टिसिपेशन बहुत था। 3 टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस की सरकार में ये 3 बार जो है हमारे देश के प्रेसिडेंट बने। लेटर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे वन एंड ओनली द मोस्ट फेमस एंड वन एंड ओनली द बेस्ट फ्रीडम फाइटर, बेस्ट लीडर ऑफ आवर कंट्री, दैट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 91 से 56 तक का था इनका, एंड बॉर्न इन मध्य प्रदेश, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी एंड सोशल रेवोल्यूशनरी थिंकर, एगिटेटर अगेंस्ट कास्ट डिवीजन एंड कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी। सो ये इनका बहुत ही मेन मुद्दा था। कास्ट को लेकर इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, क्योंकि ये भी उसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है, ये एक शेड्यूल कास्ट थे। भीमराव अंबेडकर जो है शेड्यूल कास्ट है, इसमें हमें बोलने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। बहुत सारी टीचर्स को मैंने बोलते हुए ये सुना है कि ये भी एक कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, लेकिन वो कम्युनिटी का नाम नहीं ले रही है। मतलब उनको टीचर्स भी, आज भी कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का, कि ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, नाम तक नहीं लेना चाहते। मतलब इट मीन्स कि उनको खुद जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से जो है लगाव नहीं है, ठीक है। सो ही इज़ अ वेरी फेमस लीडर, और इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बहुत कोशिश करी, ठीक है। लेटर बाद में लॉ मिनिस्टर बने इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, में, एंड ये लॉ मिनिस्टर बने, इनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया। फर्स्ट जो हमारी कैबिनेट बैठी उसमें, फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारी जो है लीडर आती हैं, दीज बोथ आर फीमेल्स, ठीक है। उसमें आपके आते हैं सरोजनी नायडू, इन्होंने भी ही इज ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर एंड ऑल्सो ही इज द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की लीडर रही, उससे पहले ये फ्रीडम फाइटर थी। जो बच्चे क्या कहते हैं यूपी से हैं, उनको अपने ऊपर प्राउड फील करने की जरूरत है कि ही इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद जी दुर्गाबाई देशमुख, ये आंध्र प्रदेश की थी, एडवोकेट थी, पब्लिक एक्टिविस्ट थी फॉर वुमेन इन इमेंसिपेशन, यानी कि वुमेन्स की जो स्थिति थी, वुमेन्स की जो दुर्गति थी, तो वुमेन्स की सिचुएशन को जो है सुधारने के लिए, वुमेन्स की दुर्गति को सुधारने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया और बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर रही हैं। लास्ट वन ऑफ बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट इन द freedom struggle of India and in the deserving candidate to become a prime minister, deserving candidate to become a president and क्या कह सकते हैं, शायद इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है एक्चुअली में। एंड यू कैन रीड इट अबाउट ऑल ओवर द इंटरनेट या यूट्यूब पे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के काम को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ही इज़ द फॉर्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट कह लीजिए, मोस्ट डिजर्विंग फ्रीडम फाइटर, मोस्ट क्या बोलूँ, मतलब सबसे ज़्यादा जो देश के लिए दृढ़ निश्चय से कह सकते हैं हम, दृढ़ निश्चय से काम करने वाले जो हमारे फॉर्मर लीडर रहे वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के थे, मिनिस्टर ऑफ होम, ठीक है, बात इनको मिनिस्टर ऑफ होम रहा, मतलब
होम मिनिस्टर इनको बनाया गया इंडिपेंडेंस के बाद। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन इंटरीम गवर्नमेंट, जो इंटरीम गवर्नमेंट थी यानी कि जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे उस टाइम सडन जो गवर्नमेंट बनाई थी उस दौरान जब पार्लियामेंट खाली होती है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, तो उस दौरान जो है इनको इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया गया था उस इंटरीम गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में। लॉयर एंड द लीडर ऑफ बारदाली पीजेंट सत्याग्रह, बारदाली पीजेंट्स थे, फार्मर्स की सिचुएशन आप 10th में पढ़ोगे, नेशनल मूवमेंट, नेशनलिज्म इन इंडिया करके एक चैप्टर है, उसमें आप पीजेंट्स की क्या सिचुएशन थी हमारी कंट्री में ब्रिटिश टाइम पे, वो भी आप उस टाइम पढ़ोगे और मेरा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है 10th का इसमें, तो आप उसमें उसको देख सकते हो, ठीक है। बाकायदा प्रोफेशन से ये लॉयर थे। प्लेड अ डिसिसिव रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट, और प्रिंसली स्टेट, हाँ एक बात तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको बताना भूल गई, आई डोंट नो, मैं हर बार बताती हूँ, मतलब ईयर आफ्टर ईयर जैसे भी हमारा न्यू सेशन जब स्टार्ट होता है, जब चीज़ें कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल पे जब पहुँचती हैं, तो ये मैं अपने इन बिटवीन 14 ईयर से मैं हर साल अपने बच्चों को ये बताती हूँ। आई डोंट नो इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आया और पता नहीं मैं कैसे मैंने इस चीज़ को स्किप कर दिया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जो आपने प्रीवियसली पढ़ा, जो हमारी कंट्री में जो प्रिंसली स्टेट थे जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो वो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, लेकिन उन पे जो है बीच में जो बैठे हुए थे, मतलब बीच में जो उन पे राज कर रहे थे वो प्रिंस या किंग या क्वीन जो भी थे, क्वीन तो कमी थी, किंग्स थे हमारे इंडिया के किंग्स, लेकिन इनडायरेक्टली ब्रिटिश ही उस पर कंट्रोल कर रहा था। लेकिन बैठे कौन थे, संभाल कौन रहा था, सारी चीज़ें देखभाल करना सब कुछ जो है वो कौन कर रहे थे, आपके प्रिंस कर रहे थे या तो किंग कर रहे थे, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि किसी टीचर को ये सारी चीज़ें नहीं पता हो सकती हैं, ठीक है। अराउंड 565 हमारी कंट्री में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले। ये 1947 तक करीब जब देश आज़ाद हुआ ब्रिटिशर्स से, तो 565 जो थी हमारी टोटल प्रिंसली स्टेट्स थी। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब किसी ने भी इतना कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, सीधा डायरेक्ट देश को आज़ाद किया। ब्रिटिशर्स ने भी देश को आज़ाद किया, ब्रिटिशर्स ने भी बोल दिया जितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, जो प्रोविजनल स्टेट्स थे, यहाँ पे एक टीचर है उन्होंने प्रिंसली और प्रोविजनल स्टेट में डिफरेंस तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि टोटल प्रिंसली स्टेट्स कितनी थी। प्रोविजनल स्टेट्स ज़्यादा नहीं थे, तो जो प्रोविजनल स्टेट्स थे उन पर डायरेक्ट ब्रिटिश का कंट्रोल था, ठीक है। तो प्रोविजनल स्टेट्स में ब्रिटिशर्स ने इलेक्शन करवा दिए, जो 1937 में जो इलेक्शन हुए, ठीक है। प्रोविजनल स्टेट्स के जो लोगों ने उन्होंने वोट किया और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो उन्होंने चूज किए दिए और चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू किया कि भाई अब तो इंडिया को जो है आज़ादी देनी पड़ेगी। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको बोला या तो आप इंडिया के साथ मिल जाइए या पाकिस्तान के मिल जाइए या रिमेन इंडिपेंडेंट रहिए। तो 565 प्रिंसली स्टेट्स अगर रिमेन इंडिपेंडेंट रहती, और वो भी बहुत छोटी रियासतें थी, ये रियासतें थी, ठीक है। प्रिंसली स्टेट बहुत छोटी रियासतें थी। 65 प्रिंसली स्टेट्स को ओनली देयर इज ओनली वन पर्सन, सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, अपने बाकी लीडर्स के जो भी उनके लीडर्स वगैरह 565 प्रिंसली स्टेट को इन्होंने सबको मिला के 25 स्टेट्स जो थे इंडिपेंडेंस के बाद जो है बना दिए थे, ठीक है। सारी जगहों पे जाते थे, सारी रियासतों पे जाते थे, किंग्स हो गए, प्रिंसेस हो गए, राजा रानी हो गए, उनसे बातचीत करते थे, अब हमारा देश आज़ाद है, सारी चीज़ें उन्हें बताई जाती थी। तो सभी इस चीज़ के लिए एग्री हो गए थे। ओके, नेक्स्ट हमारे लीडर आते हैं आपके अबुल कलाम आज़ाद। 88 से 58 तक का इनका लाइफ रहा। उसके बाद H.C. मुखर्जी हैं, ये भी हमारे काफ़ी अच्छे फेमस लीडर रहे। उसके बाद T.T. कृष्णमाचारी, ठीक है, ये हमारे तमिलनाडु के ड्राफ्टिंग कमेटी के एंटरप्रेन्योर थे, कांग्रेस के लीडर भी थे। उसके बाद कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, सो ये कुछ हमारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, श्याम प्रसाद मुखर्जी, बलदेव सिंह, ये काफ़ी फेमस हमारे कांग्रेस के लीडर्स और फ्रीडम फाइटर्स भी रहे। तो ये कुछ हमारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत देश के लिए काम किया, एक्सेप्टेड नेहरू और गांधी को छोड़ के। आई पर्सनली डोंट लाइक दीज टू पीपल्स। खैर एनीवेज, आपका अपना पर्सनल व्यू है, आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं कि वो किस तरीके के थे और बाकी लीडर्स में क्या डिफरेंसेस हैं और मैम क्यों अपोज करती हैं इन दो लीडर्स को, ठीक है। ओके, सो इसके बाद आपके लिए 2 3 या 4 5 काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं होमवर्क में। सो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए होमवर्क में डाले हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स के जो है रिप्लाई करिएगा और प्लीज़ करिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
आपके जो पीछे जो बच्चे हैं जो 8th से 9th में अब 2025 में जो आएंगे, प्लीज़ उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और आपको अगर चैप्टर समझ आया, वीडियो समझ आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो तब तक के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट किस चैप्टर पे जो है आपको लेक्चर चाहिए, तो आई विल पुट दैट वीडियो वेरी सून। Hope you like the video and take care of yourself. Until then, bye bye.